हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जनरल स्टडी की धमाकेदार प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स, बिहार जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यह सीरीज आपकी प्रिपरेशन के लिए एक नई रफ्तार प्रदान करेगी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। अर्थात मिनिमम समय में मैक्सिमम रिवीजन करना अनिवार्य आपके लिए हो जाता है। इसी चैनल पर आने वाले समय में आपको फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी अवेलेबल होंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रदान कर सकें। अर्थात ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आपका म्यांमार में भूकंप आया था तो उसकी सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार की सहायता की गई थी भारत सरकार के द्वारा। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका आतंकवाद से। जब आपके पहलगाम यानी कश्मीर में अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला, तो भारतीय सेना ने इसको रिटेलिएट किया था। वहीं ऑपरेशन सिंधु का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सिंधु का संबंध है अपने भारतीय नागरिकों से। भारतीय नागरिकों को कहाँ से निकाला गया था? तो भारतीय नागरिकों को निकाला गया था ईरान से। जब ईरान में आपका हमला हो रहा था अमेरिका के द्वारा, तो उस समय आपके नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑपरेशन ब्रह्मा। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? अजरबैजान, ब्राज़ील, रूस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2024 की मेजबानी अजरबैजान के द्वारा की गई है। अजरबैजान के किस शहर में की गई थी? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। बाकू वाला क्वेश्चन ये टीआरई 4 में भी पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन, फिनलैंड, नॉर्वे, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत ने और कौन से देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये भारत ने तो की ही है, भारत के साथ साथ और किस देश ने की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्पेन ने भी इसको मनाने की घोषणा की है वर्ष 2026 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानव डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? अल्जीरिया, सूडान, सोमालिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ये क्या है? मानद शब्द है आपका, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीति विज्ञान में कौन से देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपके अल्जीरिया देश ने प्रदान की है। टाइम मैगजीन 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है, टाइम मैगजीन एक आपकी मैगजीन है, अमेरिका की है, जो हर वर्ष आपके कुछ लोगों की लिस्ट जारी करती है। उसमें आपके पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे नामित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप कौन है वो भी समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप आपके यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। क्या हैं आपके? यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो 47वें नंबर के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। आपके सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के।
एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मात्र 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत में 5 वर्ष का होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सैन्य शक्ति 2025 की रैंक वाइज पूछा गया है कि भारत की कौन सा स्थान आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत का पूरे वर्ल्ड में 4th स्थान पर है सैन्य शक्ति पावर के मामले में। वहीं पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आपका USA है, दूसरे नंबर पे आपका रूस है और तीसरे नंबर पे आपका चाइना है और चौथे नंबर पे है आपका प्यारा भारत यानी इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4th रैंक है भारत की सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपसे बोल दिया गया कि अदरक एक क्या है? भूमिगत तना है। ये क्यों है? इसका रीज़न आपसे पूछा गया है। यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, इसमें गांठ और पर्व होते हैं, इसलिए ये एक भूमिगत तना है, ना कि जड़ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एक वर्डी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? आवृत्ति, वेग, आयाम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक वर्डी प्रकाश है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इनमें से कौन सा गुण आपका नहीं बदलता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, चाहे वो एक माध्यम से दूसरे में जाए या दूसरे से पहले माध्यम में आए। जबकि आपकी वेलोसिटी, आपका आयाम और इसके साथ साथ में आपकी जो वेवलेंथ होती है यानी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो भी आपकी बदल जाती है। ये तीनों चीज़ें आपकी बदल जाती हैं, वेग, आयाम और वेवलेंथ, जबकि आवृत्ति आपकी क्या रहती है? सेम टू सेम रहती है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आवृत्ति। निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, CY2 या CY137 या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल आपसे पूछी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, CY137। अब बात करते हैं सर यहाँ पे C क्या है? तो C आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्या है आपकी? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है नॉर्मल में? तो 8 × 10⁸ होती है आपकी वेलोसिटी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, मीटर पर सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। जबकि 24 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाते हैं? तो आपका यूनाइटेड स्टेट की स्थापना हुई थी यानी UN दिवस मनाते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मोहन सिंह या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। जब संस्थापक का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मोहन सिंह भाकना। भाकना इनका सरनेम है, यहाँ पे नहीं दे रखा लेकिन आपको याद रखना है। इसकी स्थापना मोहन सिंह ने कब की थी? तो इसकी स्थापना मोहन सिंह ने 1942 ईस्वी में की थी, लेकिन 1943 ईस्वी में आपके सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बना दिया गया था? यहाँ पे इसका सेनापति बना दिया गया था। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
ताना भगत आंदोलन संबंधित है? दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ताना भगत आंदोलन है वो कौन से प्रकार का आंदोलन है या फिर किस टाइप का आंदोलन है। तो ये जो ताना भगत आंदोलन है वो संबंधित है आपके आदिवासी आंदोलन से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं ताना भगत आंदोलन की। ये कब हुआ था, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ है आपके 1914 ईस्वी में। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ पर था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका कार्यक्षेत्र जो आज आप छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं वहाँ ही पर आपका ये आंदोलन प्रेरित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किस राज्य में आपका रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बिहार राज्य में ऐसा किया जाता है। बात करते हैं बिहार राज्य की, क्योंकि आप TRE 4 का ही एग्ज़ाम देना जा रहे हो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बिहार राज्य यानी आपका जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 22 मार्च को। वर्तमान में बिहार की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में राजधानी है आपकी पटना। CM कौन है? तो CM है आपके नीतीश कुमार। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कर्नाटक में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैक्सिमम काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो मैक्सिमम के केस में आप आंसर लगा के आएंगे महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा अधिक यहीं पर आपकी पाई जाती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी आपकी किस फसल के लिए सफिशिएंट मानी जाती है? तो ये कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी को ही हम स्वतः जोतने वाली मिट्टी का नाम भी देते हैं। इसी चीज़ को भी आपको याद रखना है। स्वतः जोतने वाली मिट्टी या जुतने वाली मिट्टी, कोई भी एक लर्न कर लीजिएगा। इसका दूसरा नाम भी क्या है? तो दूसरा नाम है इसका रेगूर मिट्टी। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होते हैं? अपसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सी चट्टानों में आपके जमा होते हैं आपके खनिज? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपसादी चट्टानों में आपके अन्य प्रकार के खनिज यहाँ पर क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी अपसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अगर चट्टानों से संबंधित आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर NCERT जियोग्राफी की आपकी 4 बुक्स के नोट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, यानी आपके क्लास वाइज क्लासेस पड़ी हुई हैं जो लॉन्ग क्लासेस हैं। 6, 7, 8 की लॉन्ग क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फुल NCERT रिवीजन कराया गया है वहाँ पे जियोग्राफी का। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अपसादी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी फसल फलीदार है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दलहन। दलहन आपकी रबी और खरीफ दोनों में ही की जाती है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, दलहन फसल आपकी फलीदार फसल है।
22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि 22 मार्च को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है आपका 22 अप्रैल। जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस किससे के सेलिब्रेट करते हैं? तो ये है आपका 7 अप्रैल। एक एक पॉइंट आपको लर्न रखना है, ध्यान रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थात ये जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है अर्थात 16 सितंबर को हम प्रत्येक को विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब 22 अप्रैल की कंसेप्ट भी समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि हम 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, और सेम डेट है आपकी 22 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व वाटर डे यानी जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाते हैं हम विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे मनाते हैं हम 22 मई को। क्वेश्चन में पूछा गया था 22 अप्रैल के बारे में, तो सही आंसर होगा विश्व पृथ्वी दिवस। भारत का स्थलाकृति मानचित्र के संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है स्थलाकृति की मानचित्र किस संगठन के द्वारा भारत का बनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा आपका बनाया जाता है। क्या है आपका, आंसर चेंज कर लीजिएगा इसका, भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाया जाता है आपका स्थलाकृतिक मानचित्र। अब बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण संगठन की। सर इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे किस भारतीय ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, वी.डी. सावरकर के द्वारा आपके 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, थाना भगत आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डेट वाइज आपको लर्न रहनी चाहिए कि चीज़ें कब से कब घटित हुई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, संताल विद्रोह। अब देखिए संताल विद्रोह कब घटित हुआ था? संताल विद्रोह हुआ है आपके 1855 और 56 में। 1855 याद कर लीजिएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ है 1899 में, जबकि थाना भगत आंदोलन हुआ है 1914 में। तो देखिए एक एक डेट आपको क्रम वाइज दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सी घटित हुई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संताल विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आनंद जो मठ है आपका उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब इसके अंतर्गत किस विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया है इनकी पुस्तक में। अब इनकी पुस्तक आनंद मठ ली गई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी आनंद मठ में आपका सन्यासी विद्रोह से प्रेरित है आपका वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है आपका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बंगाल विभाजन के विरोध में इसको अपनाया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1905 में की गई थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जबकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ है आपका, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो आप याद रखेंगे बंगाल विभाजन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खान, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है आपका? इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? एक अधिवेशन हुआ है गया जिले में, जो कि आप मतलब बिहार का ही एक जिला है। कब हुआ है ये? 1922 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चित्तरंजन दास जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों को किसने प्रेरित किया था या किसने अगुवाई की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, स्वामी विद्यानंद के द्वारा इनकी अगुवाई की गई थी। अब इनकी अगुवाई किस जिले में की गई थी, कहाँ से की गई थी? तो वो है आपका दरभंगा। एक एक पॉइंट आपके लिए TRE 4 के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं राजकुमार शुक्ल की। तो राजकुमार शुक्ल का जो प्रकरण आता है वो चंपारण से आता है। कहाँ से आता है आपका? चंपारण से इनका प्रकरण सामने आता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी को चंपारण में लेकर आए थे, जहाँ पर आपका नील का विद्रोह हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी विद्यानंद। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? प्रथम भारत में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में। किसके द्वारा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेविड हेयर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं शांति के साथ में इसे ढहते हुए या इसको ढहने में सहयोग प्रदान करूं। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दिया गया है? कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मैं भारत में रहते हुए बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांति से इसे करने में सहयोग दे सकूं, अर्थात ढहने में सहयोग दे सकूं। तो ये किसने कहा था? स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लॉर्ड कर्जन ने ये स्टेटमेंट दिया था जिसके समय पे बंगाल का विभाजन हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1951, 1992, 1994, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1992 में प्रथम शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपके रियो डी जेनेरियो में। अब ये रियो जेनेरियो कहाँ पर है? तो ये है आपके ब्राज़ील देश में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1992 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2015 की घोषणा क्या है आपकी? 2015 की घोषणा, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है SDG घोषणा।
क्योंकि 2015 में जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर आपके 17 एसडीजी को अपनाया गया था, जिनको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन की शुरुआत 1992 रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में की गई। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड, माइकल, शूमाकर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पुस्तक की बात की गई है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शूमाकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आपकी ढेर सारी पुस्तकें जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, शूमाकर के द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखी गई है। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1971, 1973, 1992, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पुस्तक नंबर जो क्लास नंबर 6 है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1972 में आपका राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संताल किस पेड़ की पूजा करते हैं? आम, इमली, महुआ, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, छोटा नागपुर का क्षेत्र है जहाँ पर आपके मुंडा और संताल जनजाति के द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महुआ वृक्ष की पूजा की जाती है आपके छोटा नागपुर क्षेत्र में। किनके द्वारा की जाती है? मुंडा और संताल जनजाति के द्वारा। जबकि मुंडा और संताल जनजाति के द्वारा इसके साथ साथ में और किस पेड़ की जाती है? तो महुआ के साथ साथ में एक और पेड़ आपको याद रखना है, वो है आपका कदम्ब का पेड़। कदम्ब के पेड़ की भी इसी के साथ में आपकी पूजा की जाती है। और भी बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके, उड़ीसा और बिहार में किसकी पूजा की जाती है? कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? तो उड़ीसा और बिहार में आपकी इमली और आम के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे क्योंकि आपके बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बहुत जल्द आपके लिए जो इंटरनेशनल क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे आपकी फ्रांस की क्रांति, रसिया की क्रांति, अमेरिका क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इस तरह के टॉपिक वाइज वीडियो भी अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। क्योंकि TRE 4 का कंपटीशन TRE 1, TRE 2, TRE 3 से ज़्यादा होने वाला है, तो आपकी तैयारी भी उसी तरह से स्मार्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? 27%, 37%, 43%, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी जो 7th क्लास की है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आपके पठार कितने % पर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 27% भारत के क्षेत्रफल आपके पठार आच्छादित है। जबकि देखिए कुछ अदर परसेंटेज भी देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। 10.7% जो भारत का क्षेत्रफल है वो आपके माउंटेन से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? आपके माउंटेन से। इसी प्रकार 18.6% जो भूभाग है आपका भारत का वो घिरा हुआ है किससे? हिली एरिया है यानी पहाड़ियों से। इसी प्रकार जब आपका मैदानी क्षेत्र पूछा जाता है कि मैदान का कितना विस्तार है, तो 43% आपके मैदान का विस्तार है। सही आंसर है इस प्रकार पठार का पूछा गया है 27%। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता? एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि ना तो आपका एस्टोनिया करता है, ना ही आपका फिजी करता है, ना ही आपका सऊदी अरब करता है। ये वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत में संविधान में व्यवस्था की गई है निर्वाचित राष्ट्रपति की, निर्वाचित संसद की, वयस्क मताधिकार की, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का एक क्या प्रजातांत्रिक गणराज्य है। तो ये किससे आइडेंटिफाई होता है? तो ये आइडेंटिफाई होता है ऑप्शन नंबर 1, निर्वाचित राष्ट्रपति से। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के ही लिए है। क्योंकि गणराज्य का मतलब होता है जनता का राज। जनता के द्वारा वोटिंग के द्वारा किसी इलेक्शन वगैरह में की जाती है, इसे हम गणराज्य कहते हैं। लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 जनवरी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं वो 40 क्वेश्चन में से लगभग 1 या 2 100% आते हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपका जुलाई 2023 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया था उसके क्वेश्चनों को हमें मेंशन किया गया है, जिससे कि आपको ये समझने में हेल्प हो जाए कि TRE1, TRE2, TRE3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और TRE4 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सबको मैंडेटरी मेंशन किया गया है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसकी याद रख लीजिएगा। 1986 में आपका पारित हुआ था। अगर आप में से कोई भी बच्चे जो पैट 2025 का एग्ज़ाम देकर आए हैं, जो पहले दिन हुआ था 6 तारीख को, उसके सेकंड शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में। उसी को आपको डेलीब्रेट करते हुए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी हम मनाते हैं। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? 1949, 1946, 1956, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि हो सकता है कि उनकी डेट इसमें दे ही ना हो, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो श्रीलंका है वो कब आज़ाद हुआ था? ये भारत के बाद आज़ाद हुआ है 1948 में। अब किससे आज़ाद हुआ था? तो वही सेम है आपका है ब्रिटेन से। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि श्रीलंका की आज़ादी 1948 में हुई थी। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष प्लस होती है, प्लस आपकी जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड होता है उनका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। लेकिन अगर मैं पंचायत की बात करूं कि पंचायत का सदस्य कौन बन सकता है सर, और आपके जो प्रधान है वो कौन बन सकता है, तो उसकी उम्र होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष की। जबकि MLA और जो MP होते हैं आपके लोकसभा के और राज्य विधानसभा के, उनकी एज 25 वर्ष होती है। जबकि 30 वर्ष MP जो होते हैं आपके या MLA जो होते हैं आपके किसके, राज्यसभा के या राज्य विधान परिषद की, उनकी उम्र 30 वर्ष की होती है। जबकि अगर आपको राज्यपाल बनना है या फिर राष्ट्रपति बनना है तो उनकी एज आपकी मिनिमम 35 होनी चाहिए। इस प्रकार जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचित फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1991, 1989, 2004, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्वाचित फोटो पहचान पत्र किस वर्ष लागू किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
5 उपरोक्त में से कोई नहीं। जब डेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी है कि इसमें आंसर होगा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर नहीं दे रखे होते हैं। निर्वाचित फोटो पहचान पत्र, जिसे हम ईपिक नंबर कहते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रख लेना है। यानी ईपिक नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है? ये फुल फॉर्म होती है आपकी हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। अब जब इसकी शुरुआत कब की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में, जो कि आपका ऑप्शन में आंसर नहीं दे रखा है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1998, 1980, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि आपकी आईएनसी को भी आपको याद रख लेना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सर कब हुई थी? तो 1885 में उसकी स्थापना हुई है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3। भारत का राजधर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि भारत का कौन सा राजधर्म है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारत एक कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष देश है आपका। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी दे रखा होता है कि हम भारत को किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। ऐसा राज्य जिसका कोई भी आपका एक ऑफिशियली धर्म नहीं होता, उसे हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? 1977, 1967, 1971, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी की। उस समय आपकी जो पीएम थी, कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। उनके द्वारा आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जिसमें आपकी कांग्रेस पार्टी की क्या रही थी? आपकी विनिंग साइड रही थी। ये आपकी उस समय का लोकसभा चुनाव जीती थी। और प्रधानमंत्री कौन बना था? तो प्रधानमंत्री आपकी बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार आज के हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम यहाँ पर टॉपिक वाइज आपके जो कौन कौन से टॉपिक हैं, जिसमें फ्रांस क्रांति है, रशिया क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसी तरह से आपके जो बिहार राज्य की स्पेशल क्लास हम लेके आने वाले, जिसमें आपके करंट अफेयर्स पूरे 2025 के इन्वॉल्वमेंट होंगे। इसलिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इजीली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।